हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब क्लासेस पे जो है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के जो पेपर है CC8 कंटेम्प्रेरी इंडिया 1947 से लेकर 2000 तक, उसी का पिछले टॉपिक जो मैंने शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू और उनकी विदेश नीति, उसी का अगला टॉपिक आज की क्लास में मैं शुरू करूंगा। तो मेरा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी अंडर इंदिरा गांधी, और अथवा में इसके साथ 1971 का वॉर और इंदिरा गांधी, दोनों प्रश्न में आपको यही उत्तर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इसको हम लोग हिंदी में इंदिरा गांधी की विदेश नीति तथा 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और उसमें इंदिरा गांधी के योगदान, इस तरह से उसे हिंदी में रूपांतरण करते हैं। चलिए हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो इंदिरा गांधी का काल में भारत की विदेश नीति। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तब भी विश्व में द्विध्रुवीय राजनीति अस्तित्व में थी। द्विध्रुवीय राजनीति मतलब बाइपोलर पॉलिटिक्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको। विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो धड़ों में बट गया था, एक अमेरिका के सोवियत संघ के नेतृत्व में और एक अमेरिका के नेतृत्व में। ठीक है, यही द्विध्रुवीय राजनीति कहलाती है। अतः उन्होंने एक तनावपूर्ण वैश्विक वातावरण का सामना किया जिसमें भारत की हैसियत क्षेत्रीय शक्तियों की तुलना में निम्न थी। हालांकि इंदिरा गांधी भी गुटनिरपेक्षता की हिमायती थी, लेकिन उनका समय आदर्शवाद का नहीं था। 1962 में भारत चीन युद्ध में भारत की हार से उसकी प्रतिभा को गहरा धक्का लगा था। 1965 में पाकिस्तान को हराकर, हालांकि भारत ने इसकी कुछ भरपाई अवश्य की थी, लेकिन इस जीत का फायदा भारत को नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते ने पुनः पुरानी स्थिति लागू कर दी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। अतः इंदिरा गांधी ने विश्व राजनीति में व्यवहारिक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। भारत में पूंजी निवेश और खाद्यान्न आवश्यकता के मद्देनजर इंदिरा गांधी ने मार्च 1966 में अमेरिका का दौरा किया। अमेरिका का रवैया उपेक्षापूर्ण था, लेकिन इंदिरा वार्ता से नई कृषि तकनीक और HYV बीज लाने में सफल रही। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत पर अपने गुट में शामिल होने के लिए दबाव बनाया, लेकिन भारत ने अमेरिकी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इंदिरा ने वियतनाम में अमेरिकन पॉलिसी की खुलकर आलोचना भी की। इसके बाद उसने सोवियत संघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तलाशने शुरू कर दिए। इस प्रकार इंदिरा गांधी को जब अमेरिका से वांछित सहयोग नहीं मिला तो उन्होंने व्यवहारिक रूप को अपनाया और सोवियत संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने के प्रयास करने लगी। रूस ने भी इंदिरा गांधी को कमतर ही आंका। 1968 में पाकिस्तान को सोवियत संघ ने सैन्य सहायता देने का वचन दिया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 1969 में जब रूस और चीन आमने सामने हुए तो भारत ने इस पर चुप्पी रही और USSR से यानी सोवियत संघ से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। भारत के इस कदम पर सोवियत रूस पर प्रभाव पड़ा और सार्वजनिक रूप से भारत को बाह्य आक्रमण की हालत में सहायता का वचन दिया। इसके फलस्वरूप 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑन पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अस्तित्व में आया। ये एक प्रकार की संधि थी जिसके माध्यम से
भारत और सोवियत संघ ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना बनाने के लिए एक संधि की, जिसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑन पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, अस्तित्व में आया। इसके विरोध में अमेरिका, पाकिस्तान और चीन से संबंध अच्छे करने लगा। ठीक है। इस संधि के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिली। वह घटना थी भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध, जिसके पूर्व पाकिस्तान भारत से युद्ध कर चुका था और पटखनी भी खा चुका था। 1965 में पाकिस्तान भारत के हाथों पराजित भी हुआ था, लेकिन ताशकंद समझौता जो उसके उपरांत किया गया, उसके बाद वो पराजय का भारत को समुचित लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला कि भारत का सोवियत संघ के साथ संबंध सुधरने लगे और वह एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने लगा था, जिसका अन्य देश उसका उस समय विरोध कर रहे थे। तो इसी दौर की एक महत्वपूर्ण घटना भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय पाकिस्तान का युद्ध 1971। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी का कदम प्रशंसनीय रहा, लेकिन अनपेक्षित रहा। पाकिस्तान के गृह युद्ध से भारत में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। भारत शरणार्थियों की मदद कर रहा था और पूर्वी पाकिस्तान की सेना को अस्त्र शस्त्र, धन की सहायता और प्रशिक्षण भी दे रहा था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के पश्चिमी ठिकानों पर आक्रमण कर दिया और अब भारत के पास सैन्य हस्तक्षेप के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। फिर भी इंदिरा गांधी ने किसी कदम से ऐसा नहीं लगा कि वह पाकिस्तान विभाजन की मंशा रखती हैं। अमेरिका भारत के सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना कर रहा था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक शक्ति जहाजों को भेज रहा था। लेकिन इसी समय सोवियत संघ ने भी भारत की सहायता के लिए पनडुब्बी भेज दी। सभी आर्थिक एवं मानवीय सहायता बंद कर दी। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पाकिस्तान युद्ध करता रहा और 13 दिन के युद्ध के पश्चात पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का विभाजन हो गया। बांग्लादेश एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश को मानवीय सहायता जारी रखी। 1974 में बांग्लादेश के साथ बेलवाड़ी मामलों को सुलझाया। बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत के रुख ने उसे दक्षिण एशिया में बड़ी शक्ति बना दिया। हालांकि अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब हो गए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता कर कश्मीर समस्या का हल निकालने की कोशिश की, परंतु वो असफल रही। 1974 में अपनी स्वतंत्र नीति का परिचय देते हुए इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण प्रारंभ किए। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने भारत का बहिष्कार किया, लेकिन गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया। इन कदमों के अलावा इंदिरा की विदेश नीति उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित थे कि अमेरिका के साथ संबंध सुधारना और चीन के साथ संबंध सुधारना इत्यादि। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने व्यवहारिक स्वरूप को स्वीकार करते हुए अपने पूर्ववर्ती पिता जो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवादी दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया और सैनिक और वैश्विक जरूरतों के मुताबिक उन्होंने कभी अमेरिका और कभी सोवियत संघ के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। इसके
उपरांत हम इसके निष्कर्ष पर ध्यान दें तो इंदिरा गांधी के काल को भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है, जिसने भारत को एशिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस बात पर विवाद है कि उनकी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित थी या नहीं। ऊपरी तौर पर यह नीति व्यवहारिक थी, नाम विरोधी नहीं दिखती। नाम यानी नॉन अलायंस मूवमेंट। सूक्ष्म अवलोकन से पता चलता है कि यह नीति गुटनिरपेक्षता की ही थी। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था स्वतंत्रता को समर्थन, तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश और वियतनाम की स्वतंत्रता का समर्थन किया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ था महाशक्तियों के से प्रभावित हुए स्वतंत्र राष्ट्रों का अनुसरण, तो इंदिरा गांधी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से प्रभावित हुए सभी विदेश नीति का पालन किया और इसी के अंतर्गत सोवियत संघ से मित्रता हुई। उनके कार्यकाल में भारत ने कोई आक्रमण नहीं किया, विभिन्न राष्ट्रों से मित्रता की, लेकिन देश के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। कहा जा सकता है कि इंदिरा ने गुटनिरपेक्षता की नीति का भारत के व्यवहारिक जरूरतों के अनुसार प्रयोग किया। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि इंदिरा गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ थी। उन्होंने व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन किया, लेकिन उन्होंने अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उसका अनुसरण किया। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने के लिए परमाणु शस्त्रों का प्रयोग भी किया। परमाणु हथियारों का उसका प्रयोग करके उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि भारत एक आणविक शक्ति के रूप में उभर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका की ओर मित्रता का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन जब अमेरिका से वांछित सहयोग की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सोवियत संघ की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और इस प्रकार से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संतुलित करने का प्रयास किया। आगे चल करके हम देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो 1971 का युद्ध हुआ, उस युद्ध में न केवल पाकिस्तान को पराजित किया बल्कि एक नए राष्ट्र के सृजन में और उसके विकास में भी, बांग्लादेश के राज्य के सृजन और उसके विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उनके इन कार्यों के कारण उन्हें एक कुशल और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ के रूप में मान्यता मिली और भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के पश्चात इंदिरा गांधी की ख्याति में आशातीत वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। दरअसल बांग्लादेश के निर्माण और उसके विकास में भारत का जो सहयोगात्मक रवैया था, उससे उसकी जो ख्याति थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और इसका लाभ इंदिरा गांधी को भी मिला। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने तात्कालीन परिस्थितियों को देखते समझते हुए उन्होंने आदर्शवाद से अलग व्यवहारिक दर्शन को अपनाया और अपनी आंतरिक जरूरतें और वैश्विक समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से जो उचित लगा उन्होंने वो कार्यवाही संचालित की। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी की विदेश नीति तत्कालीन समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित राजनीति उन्होंने की और इस राजनीति में काफी हद तक वो सफल भी रही। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। हम अगली कक्षा में फिर से आएंगे एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।